हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी एएलपी सीवीटी 1। देखिए, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 वाला टोटल पेपर जो कि सीवीटी 1 हुआ था, जो कि आज 17 अगस्त 2018 का शिफ्ट 2 देखेंगे। ओके, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सारे के सारे इंक्लूड रहेंगे। सिर्फ करंट अफेयर जो है हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि करंट अफेयर 2018 वाला या 17 वाला होगा, जिसका कोई मतलब अभी नहीं बनता है कि नहीं। लेकिन उससे जो रिलेटेड थोड़ा बहुत रहेगा मैं कराने का कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हाँ, इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, और जिसमें से कि हम लोग 35 क्वेश्चन इसके पार्ट 1 में करा दिए थे। अब इसमें टोटल 40 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा 1 मिनट में पेन सही कर लूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग ने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। ओके, ये रहा क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को कीजिए। हमसे करने से पहले आप थोड़ा सा रोक कर करने का कोशिश कीजिए। देखिए, दो इनलेट पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दोगुनी है। दोनों एक निकास पाइप के साथ कार्य करते हैं हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है, खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। कम दक्षता वाले इनलेट पाइप को खाली टंकी को अपने आप भरने में कितने घंटे लगेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप पहले रोक कर जरूर करें। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक पाइप, इनलेट पाइप जो बोल रहा है ए और दूसरा बी, ठीक, और तीसरा है खाली करने वाला सी। तीसरा क्या है? खाली करने वाला सी। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट जो लगाएंगे, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी समय गुना क्षमता। ये गाड़ी वाले सब भी हद करते हैं दोस्त, रात में भी गाड़ी में बाजा लगा कर चलते हैं, जिसकी वजह से कॉपीराइट आ जाता है। देखिए, दो इनलेट पाइप है, यानी मान लीजिए ए और बी इनलेट पाइप है, जिसकी क्षमता एक दूसरे के तुलना में दोगुनी है। इफिशिएंसी की अगर क्षमता का अनुपात लें, एक का 1 है तो दूसरे का 2 है, ठीक। एक निकास पाइप है, 7 कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकते हैं। मान लीजिए कि तीसरा जो उसकी क्षमता x है और ये खाली करने वाला, ठीक। थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ दोस्त, क्योंकि पूरा जब तक गाड़ी वाले टपेंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम होगी। चलिए देखता हूँ, अगर वीडियो में आ जाएगा वॉइस में तो उसको मैं कट कर दूंगा, अन्यथा रहने दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये क्षमता, ठीक है। तो दोनों एक निकास पाइप के साथ, यानी ए और बी सी के साथ काम करता है, जो कि 8 घंटे में खाली कर सकता है। कौन? सी स्वयं अपने आप में 8 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, यानी खाली टंकी रहा तो ए और बी 8 घंटे में भर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब खाली टंकी रहता तो इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 2, टोटल कितनी क्षमता होती? 3, और इसके साथ मिलकर काम करे तो ये तो निकालने वाला है, ये क्या है? निकालने वाला।
तो माइनस x, और अब जो टाइम लग रहा है वो 8 घंटा लग रहा है। ठीक, ये वाली बात जो है यहाँ से निकल कर आई। देखिए 7 करते हैं और खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, यानी जब तीनों काम करें तब 8 घंटे में भर सकते हैं। और लेकिन जो खाली करने वाला पाइप है, आउटलेट पाइप, वो 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकते हैं। इसका मतलब x जो अपनी क्षमता से करेगा वो 8 घंटे में खाली करेंगे। तो ये भी टोटल वर्क, मेरा कहने का मतलब ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर देखिए टोटल वर्क बराबर कितना, टाइम इनटू क्षमता। तो ये इधर भी टोटल वर्क है जो कि निकालने वाला पाइप काम कर रहा था, और इधर तीनों जब एक साथ काम कर रहा था, तीनों हमने यहाँ पर देखिए इसकी क्षमता 1 और इसकी क्षमता 2, तो 2 1 3 क्षमता, और निकालने वाले को हमने घटा दिया। जब तीनों एक साथ काम करे तो 8 घंटा लगेगा। तो दोनों को इक्वल हमने कर दिया, तो ये 8 से 8 खत्म। ये क्वेश्चन समझना ज़रूरी है दोस्त, नहीं तो आप नाक लगड़िए देखिए फिर भी नहीं बन सकता है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो वही बना सकते हैं इस प्रश्न को। तो ये है x बराबर क्या आया, 3 माइनस एक्स, तो 3 बराबर 2x। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ये हो गया, यानी c की क्षमता 3/2 ये आ गया। तो अब पूछ रहा है कम दक्षता वाले इनलेट पाइप को खाली टैंकी को अपने आप भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू क्षमता। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल वर्क है, कहीं पर भी ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए पूरे को या तो इसको ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर ये इसको ले लेते हैं। ओके, यहाँ भी रखिएगा, मान तो सेम ही आएगा आंसर। तो यहाँ से x का मान कितना, 3/2 इतना। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना, 4 या 12। ओके, अब पूछ रहा है, यानी ये टोटल वर्क हमारा निकल गया। टोटल काम, कम दक्षता वाले इनलेट पाइप को खाली टैंकी को अपने आप भरने में कितना घंटे लगेंगे। ठीक, खाली टैंकी को किसके द्वारा, जो जिसकी कम क्षमता है। कम क्षमता किसकी है, एक की क्षमता दी कितनी है, एक दी है बस। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन क्षमता है कि नहीं। इस फॉर्मूला को अगर सीधा कर लें तो यहाँ से टाइम बराबर टोटल वर्क कितना, 12, क्षमता कितनी, किससे करवाना है, कम क्षमता वाले से, 1 से अपॉन 1। तो 12 को 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 12 ही। ये आपका राइट आंसर 12 बजे। बढ़िया क्वालिटी का प्रश्न था, और इस तरह के प्रश्न सभी लोग नहीं कर पाते हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट। इस तरह हैवी प्रश्न देखते हैं लोग शुरुआत में ही भाग जाते हैं, इसीलिए हम शुरू में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं लेते हैं। हार्ड क्या मतलब कि थोड़ा सा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन लीजिए, यदि दी गई श्रृंखला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 10वें पद के बाएं 10वां पद क्या होगा। यानी इसको कहता है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी जैसे यहाँ पर r इधर था तो r इधर से लिख दिया जाए ऐसे। देखिए या तो 3 इधर है तो 3 इधर से शुरू कर दिया, 3F 7 एट द फिर O, ऐसे लिखना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए हमको पता है कि दाएं, इसको अगर हम विपरीत कर देंगे तो इधर से शुरू होगा, यानी ये बायां बन जाएगा। ये अभी फिलहाल दायां है, लेकिन जैसे हम इसको उल्टाएंगे तो ये बायां बन जाएगा, है कि नहीं, बायां हो जाएगा। इसलिए हम क्यों उल्टाएं। अब देखते हैं, दाएं छोर से 10 में, यानी इधर से अभी बायां था तो ये वाला दायां हो जाता। कहने का मतलब ये दायां है और ये बायां। मेरी बात को समझने का
कोशिश कीजिएगा, हालांकि ना तो फिर आपको ऐसे सीधा लिखना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं, सीधा आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले एक बात समझिए, दाएं छोर से 10वां, अगर हम कह दें कि ये अब जो है कि ये दायां बन गया, ये क्या बन गया, दायां, इधर से 10वां जाइए, इधर से 10वां, उसके बाद के बाएं 5वां, के बाएं 5वां, यानी इधर से गए और इसके बाएं 5वां, तो कितना टोटल 15वां। तो इधर से कहने का मतलब 15वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, F कौन सा होगा, ए। हालांकि आप इसको फिर अगर उल्टाते हैं तो आपको सीधा लिखना पड़ता है, इस तरह से इधर से उल्टा करके लिखना पड़ता है, इसलिए हम ये बात बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका F। ओके, नेक्स्ट, दो वृत्त की त्रिज्या 3 यानी 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे कहता है, कहने का मतलब एक फिगर से अगर समझना चाहिए, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक की त्रिज्या 4.5 है और एक की त्रिज्या 3.5 है। ओके, और इन दोनों के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों तो 9 बन गया, यानी बीच में 1 सेंटीमीटर है, यानी प्रॉपर तो नहीं बना है लेकिन कुछ इसी प्रकार का फिगर बना। तो पूछ रहा है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई है कितनी होगी, ये पूछ रही है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या कीजिएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए क्या करना है, देखिए जो ये बीच की दूरी जो दिया है इसको d मानिए, d का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर ये इसको R1 मान लीजिए और इसको R2 मान लीजिए, ठीक। तो d स्क्वायर क्या है, d टोटल कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस R1 कितना है 3.5 और R2 4.5, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 3 7 1 8, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 10 का स्क्वायर लिख सकते थे, ऐसे करके लिख लीजिए। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, घटाकर कितना आएगा √36, और √36 का मान 6, यही आपका राइट आंसर है 6। ओके, नेक्स्ट, ये खटखट का जो आवाज़ आता होगा, सोचिए अभी 11 बज रहे हैं रात में और बगल में, हमारे बगल में एक मिस्त्री बसा हुआ है, हालांकि उसका रोजगार है भाई, हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन 11 बजे रात में भी खटखट का आवाज़ आ रहा है। बड़ा ही है कास्ट के, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है गांव में दोस्त। देखिए, निम्नलिखित कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जिसे यानी दोबारा नहीं बनाया जा सके, तो ये आपका जीवाश्म ऊर्जा है, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब आपका वो नवीकरणीय ऊर्जा है जिसको हम पुनः उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको पुनः उत्पादन करने में बहुत लंबा समय लगता है। नेक्स्ट,
4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 की धनराशि 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। धनराशि पर यानी यहाँ पर ये आपका मूलधन है, ये आपका रेट है और ये आपका टाइम है। तो आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। हालांकि हमने बताया था उस दिन कि अगर साधारण ब्याज निकालना है तो डायरेक्ट मूलधन का RT प्रतिशत निकाल दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। SI यानी साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना 1250, RT यानी 4 गुना 6, 6 चौके 24%। 1 0 खत्म, 5 से 2 टाइम, 5 से 25 बार में और 5 से ये 12 बार में। अब इसको गुना कीजिए, कितना आता है 25 गुना 12, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 34, 300। ऐसा ही कितना आ गया 300। तो ये साधारण ब्याज का प्रश्न था, बहुत ही इजी प्रश्न था और ये पूछा हुआ प्रश्न है जो कि हमने प्रीवियस ईयर का ही पेपर लिया है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को हमने अलग से शायद एक ऐड किया था, NCERT का ही प्रश्न है ये। NCERT के बुक से हमने ढूंढ कर निकाला था, लेकिन इसमें लगाना भूल गए इस प्रश्न को। तो इसमें होता है CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ओके, नेक्स्ट इसमें बोल रहा है सही दर्पण प्रतिबिंब, यानी इधर एक दर्पण रखा हुआ है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ इसके जस्ट पास में दिखेगा, लेकिन उल्टा में। तो इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, यहाँ पर n नहीं है, लेकिन ये सीधा n बना हुआ है जो कि इसको उल्टा बना होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, प्रतिबिंब में जो बनेगा ये उल्टा n होना चाहिए और यहाँ सीधा n दे दिया। यहाँ W नहीं n होना चाहिए था, यहाँ n उल्टा है, ठीक है, और इधर W है तो इधर लास्ट में W होना चाहिए, ये ठीक है। यहाँ पर देखिए इधर W का उल्टा दे दिया। एक ही ऑप्शन है, इससे बिना बनाए इसको बना सकते हैं। ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्त, मैं इसे 2 भाग में इसलिए बांट दिया क्योंकि 75 क्वेश्चन कराने में टोटल टाइमिंग इसका 2 घंटा समथिंग में आता था, तो जो कि लंबा हो जाता है और आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती थी, है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया कि 30 और 45 क्वेश्चन में कर दिया, ताकि छोटा वीडियो रहे और आप लोग को आसान हो पर डे देखने में। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या कर रहा है इसमें, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, जिसका कोई हल ना हो तो k का मान क्या हो। तो जिसका कोई हल ना होने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आपने पढ़ा होगा। अब ये चीज़ कहाँ से है, तो देखिए x के आगे में जो है वो a1 है और यहाँ पे इस x के आगे जो दूसरा समीकरण में है वो a2 है। इसके आगे में जो है वो b1 है और इसके आगे में जो है वो b2 है, और ये जो आपको दिख रहा है ये c1 है और जो ये 7 दिख रहा है वो आपका c2 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ रख देना है। तो ये दोनों लेना है, ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए a1 कितना है, x के आगे क्या है 4, a2 कितना है, x के आगे यहाँ कितना है 6 इक्वल टू b1, b के आगे कितना, यहाँ y के आगे कितना है 3 अपॉन
B2 कितना है, माइनस का K, Y के आगे माइनस का K, बस इसको गुना उना कीजिए 6 या तो इसको -4K बराबर 18, तो K बराबर क्या होगा 18/-4, तो यहाँ से आ जाएगा K बराबर 4 चौके 16, बच गए 2 4 पंचे 20, माइनस का 4.5, ये आपका राइट आंसर होगा। जिस यहाँ पर ये बात कंडीशन कहा था, तो इस कंडीशन को देखना पड़ेगा दोस्त, है कि नहीं। नेक्स्ट, इस रीजनिंग को आप बनाइए, पहले उम्मीद करते हैं कि बनाए होंगे। PS की माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है, इकलौते पुत्र की पत्नी है, P किस रूप से S से संबंध रखती है। जैसे मान लीजिए P जो है S की माँ, S की कोई माँ है, S की ये माँ है, उसके इकलौते पुत्र S खुद हो सकते हैं, उसके इकलौते पुत्र की पत्नी है कौन, P के पत्नी है P, तो इस हिसाब से P किस रूप से S से संबंध है, तो पत्नी के रूप में, लेकिन पत्नी तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, है क्या, कहीं पत्नी है ऑप्शन में नहीं है। इसको तो दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, ये कैसे, कहता है S की माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। मान लीजिए S की माँ है और S पुत्र ना होकर ये पुत्री हो और इसकी इकलौता भाई कोई हो और इसकी पत्नी है P, इसकी पत्नी है P, तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाता है, क्योंकि इस, हालांकि है ये भी सही, इस हिसाब से अगर यहाँ पर पत्नी आंसर दिया होता तो राइट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर लागू नहीं हो सकता, तो ये वाला होगा। तो अब इस स्थिति में इन दोनों का क्या संबंध है, इस S और इस P से क्या संबंध है, तो पति का बहन कौन लगेगा, ननद लगेगी या तो भाभी, साली, जेठानी, देवरानी, कुछ भी कहते हैं, इंग्लिश में सबका एक ही होता है, बात समझ रहे, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है कब, मैग्नीशियम से बैरियम की तरफ जाने पर, या सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाने पर, या पोटेशियम से सीजियम की तरफ जाने पर, या ऑक्सीजन से सेलेनियम तक जाने पर। तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल देखना होगा, या तो आपको वो याद होनी चाहिए, क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक याद होनी चाहिए। जैसे देखिए आपका जितना भी एलिमेंट होता है वो आपका इस साइड में होता है, किस साइड में, इस साइड में जितना भी एलिमेंट होता है सब इस साइड में, यानी एलिमेंट करने का मतलब धातु, मेटल, लगभग मेटल इधर ही होता है, इस साइड में ग्रुप 1 से लेकर इधर, और इधर आपका नॉन मेटल होता है, यानी अधातु होता है। अधातु, अधातु बोले तो गैस उस भी रहता है, जैसे 18 मौसम हो आपका, टोटल के टोटल गैस है कि नहीं। तो हालांकि इधर भी है गैस, अधातु इधर भी है, जैसे हाइड्रोजन आपका क्या है, अधातु है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम से, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है आपका, नियोन सोडियम, मेरे में से सोडियम का परमाणु संख्या 11, क्लोरीन का 17, यानी इधर से इधर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ राइट है ना कि सबका परमाणु संख्या मिलाइएगा इधर, क्योंकि ये इधर अधातु होता है, तो इधर से इधर जाने पर धातु से अधातु की तरफ जाने पर बढ़ेगा, आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा, क्योंकि इधर ज़्यादातर गैस है कि नहीं, तो ये आपका बढ़ेगा। हालांकि आप एक बार पीरियोडिक टेबल निकाल कर देख लीजिएगा, हमने सभी के सभी को लगाया था, लेकिन इस चार्ट में लगाने के लिए भूल गए इस पेपर में। कोशिश करेंगे अगले दिन जो बनाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं अलग से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने का कोशिश करूँगा।
नेक्स्ट देखिए इस प्रश्न को, इसको तो सिंपल ही है। 9 गुना 10 कीजिए कितना होगा 90, 4 गुना 8 कीजिए कितना होगा 32, घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 58। यहाँ पर 58 है। जस्ट इसमें भी देखिए 15 गुना 10 150, 9 गुना 8 72, लास्ट में 8 बचनी चाहिए ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में 8 होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में, राइट। हालांकि आप घटा के देखिए 78 आएगा। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक। यहाँ पर सार्वभौमिक नियतांक कहने का मतलब है कि बड़ी जी का मान पूछ रहा है, और बड़ी जी का मान फिक्स्ड होता है, नियतांक होता है कि नहीं, उसका कहीं भी मान घटता बढ़ता नहीं है, चाहे कहीं किसी भी ग्रह पर लिया जाए। तो इसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कहाँ पर है, ये है, ओके। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। हालांकि ये छोटी जी का मान है, ये किसका है, छोटी जी, जिसका मान हर एक ग्रह पे घट या बढ़ सकता है, वह द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, ओके। तो बड़ी जी का मान कितना, इतना होता है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछने वाला सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है सही छवि चुने जिनमें से छवि सन्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति होती तो ये वाला आंसर हो सकता था, लेकिन जैसा यहाँ पर है सेम टू सेम यहाँ दिखना चाहिए, तो हमें एक जगह तो दिख गई, आपको भी दिखना चाहिए। देखिए कहाँ पर, यहाँ पर ये देखा सेम टू सेम, तो ऑप्शन नंबर सी में। हालांकि यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, घुमा हुआ है, और यहाँ पर कह रहा है घूर्णन की अनुमति नहीं है। थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दीजिएगा तो आंसर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, मेरी वॉइस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उतनी नॉइस लेस वाले माइक है नहीं जो कि नॉइस को हटा सके, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चे तो कहा जाता था बचपन में गोबर पे भी बैठकर पढ़ सकता है, तो थोड़ा सा वॉइस को मैनेज कीजिएगा, और क्या। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है और मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है। यानी 15% का वैल्यू जो है हमें 51 दिया है, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है दूसरे, अगर 100% में 15% चांदी है यानी सिल्वर है, तो अदर मेटल कितनी होगी, तो 85 होगी। अदर कितनी है, 100 में से 15 तो चांदी है, तो अदर कितना 85% अदर चीज़ होगा, और 85% की हमसे वैल्यू पूछ रही है। तो यहाँ से हम बना सकते हैं 3 से भाग दे दें, या इसको हम 85% कैसे बना सकते हैं, ये बात थोड़ा सा सोचने लायक है। देखिए कैसे बना, 5 से भाग दें तो कितना होगा, 51 है, चलिए 3 से भाग देते हैं 5 बार में, 3 से ये 17 बार में, ठीक। तो 5% की वैल्यू कितना आया 17, हमको 85 बनाना है, तो क्या करें 17 से दोनों साइड गुना कर दें, बिल्कुल। क्या ये 17 × 85 बनेगा, है कि नहीं, 85%, और ये 17 × 17 289, तो 85%। दूसरे धातु कितना है 85%, और 85% की वैल्यू कितनी आई 289, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट है। हालांकि और इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखिए दोस्त, मेरा जो तरीका रहता है थोड़ा आपको
बनाने में सहूलियत दे सकते, भले अभी समझने में दिक्कत होगा दोस्त, लेकिन जब ये तरीका अगर आप समझ लेते हैं तो आपका मैथ बहुत ज़्यादा फास्ट बनने लगेगा। देखिए, एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि फैज का जन्म 553 दिनों के बाद हुआ। तो फैज का जन्म किस तारीख को हुआ था? ठीक, तो चलिए 5 जनवरी, तो इसमें टोटल कितना दिन होगा ये कैलकुलेट कर ले तो नहीं बढ़िया। जैसे हम कहते हैं कि 553 दिन है, ठीक, इसको जनवरी से लेकर 2015 से लेकर 1 जनवरी 2016 तक में कितना दिन जाना होगा? 360 दिन, क्योंकि 365 दिन का होगा। ये लीप ईयर तो है नहीं जो कि 366 दिन का होगा, नहीं है, 365 दिन का होगा। लेकिन 1 जनवरी 2016 तक जाने में से 360 दिन लगेंगे। 360 दिन हम यहाँ पर माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा? 553 है दोस्त। यहाँ पर देखिए हमने गलती लिख दिया है, कितना है? 553। तो ये यहाँ पर आपका 3 1 1 आ जाएगा, 15 6 गया 9 9 1 193 दिन, 1 साल बाद करने के बाद। अब 193 दिन हमें महीने में डिवाइड करना होगा, है कि नहीं? इसका मतलब यहाँ पर जुलाई लिखा है तो हमें जुलाई तक जानी होगी, लेकिन डेट कैलकुलेट कर तो हमने 1 जनवरी तक का निकाल लिया। 1 जनवरी के बाद इतना दिन बच रहा है, यानी 1 जनवरी 2016 तक का हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद 193 दिन बच रहे हैं, 193 दिन इसके बाद जाएगा। तो जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होता है। फरवरी महीने में कितने दिन होगा? ये 2016 लीप ईयर है, इसका मतलब ये 29वां महीना होगा। फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30, फिर मई में 31, जून में 30, यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। इन सबको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 30 30 60, 30 90, एक को हटा रहे हैं। यहाँ हमने 30 30 इसलिए जोड़ दिया, इधर का एक इधर जाता तो ये भी 30 बन जाता। 30 30 60, 30 90, 30 120, और यहाँ पर 30 150, और यहाँ 30 जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 150 30 180 दी, 180, और ये वाला 1 1 2 हमने छोड़ा तो 100 टोटल कितनी दिन हो गई? जून तक में 182 दिन, जून तक में 182 दिन। बात समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। यानी जुलाई तक में, जून तक में 182 दिन आया। अब जुलाई में कितना दिन एक्स्ट्रा जाएगा? 182 दिन आ गया तो 193 दिन बचा था, इसमें 182 अगर घटाएं तो कितना बचेगा? 11, यानी 11 जुलाई तक जाना होगा। 11 जुलाई तक जाना होगा, यानी 11 जुलाई 2016। ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है और इसे सबको करनी भी चाहिए। यहाँ 11 जुलाई 2016 यहाँ पर है, हमने 10 जुलाई मान। ओके, तो क्या बनेगा? 11 जुलाई 2016। नेक्स्ट, अगर नहीं समझ में एक बार पीछे करके आप देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए, इजी ही है। कहता है कि 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं पेन की कलर थोड़ा चेंज कर दूँ। देखिए सीधा सीधा क्या कहता है? चाल बराबर क्या या दूरी बराबर क्या होगा? सूत्र चाल इंटू समय, यही तो होगा कि नहीं? बस यहाँ पर लगाते हैं। चाल कितनी है? 76 किलोमीटर है, और ये सब मीटर में है, ये सब सेकंड में, ये सब एसआई यूनिट में, तो इसको भी एसआई यूनिट में चेंज कर दीजिए। तो ये 5/18 ये चाल हो गया। ये क्या बना? टोटल चाल। और समय गुने में समय कितना है? 27 सेकेंड, 27 सेकेंड। तो ये समय हो गया
4 इंटू ये दूरी टोटल क्या बना, दूरी, और इधर दूरी देखिए कितना पार करना है, 450 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद ट्रेन की लंबाई भी पार करेगा, तो ये ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x, कितनी है x। तो ये भी दूरी और ये भी दूरी दोनों इक्वल हो गए, है कि नहीं। इतनी दूरी को वो 27 सेकंड में पार कर रहा था। बस इसको सोल्व कर लीजिए। 9 दूनी 9 तिया, ये 38 बार में, है कि नहीं। तो 5 तिया 15 गुना 38 कर सकते हैं, या तो 8 इसको 38 गुना 5 गुना 3 बराबर 450 प्लस x, ये ना। तो 8 पंचे 40 और 5 तिया 15, 4 19, इतना गुना 3, और इसको ज़्यादा गुना कीजिएगा, कितना 19 तिया 57, यानी 570, कितना आया 570। इधर 450 आकर घट जाएगा, तो इधर x बच जाएगा। x हमने किसकी मानी है, ट्रेन की लंबाई को, है कि नहीं। तो ये घटाइएगा 120 मीटर, क्या आएगा 120 मीटर ट्रेन की लंबाई। ओके, तो ये इस तरह से बना सकते हैं, ये आसान ही है। ये सब प्रश्न 80% लोग मारा है, तो थोड़े ना ज़्यादा भारी हुआ। जो प्रश्न 30-40% लोग मारे हैं, वह प्रश्न समझिए कि आपका रिजल्ट बनाने वाला प्रश्न है। बात समझ रहे हैं। जो 80-90% जो क्वेश्चन मार रहा है, तो वो आपका रिजल्ट नहीं, वो आपको वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगा। उसके बाद जो 30% वाला जितना लोग मारेगा, जैसे किसी में 30% आपको यहाँ पे दिखे, जैसे ये प्रश्न मैंने यहाँ पर दिखाया, इसमें कितना 89% लोग मारे। तो ये प्रश्न मतलब कि इजी है। ये 90% जब लोग मार रहे हैं, तो ये प्रश्न सभी करेंगे, है कि नहीं। लेकिन वही अगर कोई प्रश्न जो 15% बच्चे या 20% बच्चे या 30% बच्चे, यानी 50% से जो नीचे मार रहे हैं, वह सिलेक्शन वाला क्वेश्चन होता है, जिससे आपको सिलेक्शन मिलता है। बात समझ रहे हैं। मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ, मैंने भी कई एग्ज़ाम निकाला है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी से, जिसमें कि एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को रियलाइज किया हूँ, और ये सही भी है। चलिए इस प्रश्न को देखिए। फोर्ट को क्या लिखेंगे, इस तरह के प्रश्न में डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रॉक को इतना लिखा गया, रंग को इतना लिखा गया, तो फोर्ट को क्या लिखेंगे। बस इसमें देखिए F का कोड 9 है, R का कोड 2 है, इस तरह से बैठाना। तो FORT, F का कोड कितना है 9, O का कोड कितना है, O इसमें कहेगा, हाँ है। O का कोड कितना है 6, R का कोड कितना है 2। ओके, बस T इसमें तो है ही नहीं। चलिए इतना तो है ना। 962 कहाँ पर है शुरू में, इसमें तो है नहीं, इसमें भी है नहीं। इनमें 967 तो T का नहीं हो सकता है, और 2 किसका है, R का है, जो कि यहाँ पे लास्ट में दिया था। एक ही ऑप्शन है, यानी T नहीं था, ये 7 भी नहीं था, कहीं यहाँ पर था क्या, तो T का 7 हो सकता है, संभावना थी। ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करते हैं। ये आपका हाइड्रा होता है। ऐसे बेसिकली हाइड्रा पूछा जाता है मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा, यानी बडिंग मेथड द्वारा होता है। तो हाइड्रा में लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के प्रजनन होता है, तो ये बात याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, भार का एसआई मात्रक क्या है। भार बोले या बल बोले, दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भार का सूत्र क्या होता है, mg
बल का सूत्र क्या होता है, ए में, है कि नहीं। जी यहाँ भी त्वरण है और ये यहाँ त्वरण है, इसलिए दोनों के दोनों का मात्रक न्यूटन ही होता है। डाइन भी होता है लेकिन ये सीजीएस मात्रक है कि नहीं। नेक्स्ट, डैश कार्बन का प्रूफ नहीं है। कौन सा कार्बन का प्रूफ नहीं है, बकमिंस्टर फुलरेन, ये तो है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जो है CO2, ये कार्बन और ऑक्सीजन के अणु के सहसंयोजक रूप से जुड़े होते हैं, सहसंयोजक रूप से जुड़े होते हैं, ये इसका अप्रूप नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका फिगर, ये गाड़ी है, गाड़ी को ऊपर से फोटो खींचा तो कुछ इस प्रकार से दिखा, है कि नहीं। तो ये आपका केक वेक जो भी रहे, इसको अगर ऊपर से खींचे तो क्या इस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा, नहीं दिखेगा, इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पर ये फिगर वाला क्वेश्चन है, ये सब कोई हार्ड होता नहीं है, बस ये सब नंबर बढ़ाने का काम करता है। इसमें देखिए क्या हुआ, EFGHI, इसका मतलब यहाँ पर I होगा, फर्स्ट लेटर I 3 सब में है, इससे हम नहीं चूज कर सकते हैं आंसर कौन सा होगा। उसके बाद देखिए H 8 पर, J 10 पर, L 12 पर, N 14 पर, तो 2-2 बढ़ रहा है, तो 14 2 16, 16 पर क्या आता है, P, है कि नहीं। तो 2 अंक यानी IP कहाँ पर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मार दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आगे भी आप चेक कर सकते हैं, Q आएगा, आगे Q आएगा, कौन सा लॉजिक लगेगा, 9 2 11 2 13 2 15 2 17, हाँ Q 17 पर आता है, तो ऐसे बना सकते हैं, गैप है और कुछ नहीं है, सीरीज चल रहा था। नेक्स्ट, ये क्या है, विश्व दिग्गज यूनिलीवर की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई कौन है जो संयोग वंश व एक भारतीय है, तो ये लीना नायर है। ओके, नेक्स्ट, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है। इन सब का हम अलग से एडिशनल लगा दिए थे, लेकिन यहाँ पर लगाने के लिए, इस वीडियो में लगाने के लिए भूल गए हैं, यानी इस टेस्ट में लगाने के लिए भूल गए हैं, याद नहीं रहा दोस्त, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे। इसका क्या होगा, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.003। ओके, अब लोग बताइएगा अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट, यदि आप लोग अभी तक हमारे वीडियो पर रुके हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्त, और पसंद आ रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। आप अपनी मर्जी से आराम से कर दें, पैसा नहीं लगता है दोस्त, आपको सिर्फ एक बटन दबाना होता है। अगर आप चाहें तो बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि हम अगर कोई भी वीडियो सबसे पहले डालें तो आप तक पहुंच सके। हालांकि ये बात हमको छोड़कर बहुतों से सुन चुके होंगे, ये शायद हमने पहली बार इस वीडियो में बोला है कि नहीं, बेल आइकन वाली बात, क्योंकि अधिकतर लोग से सुने होंगे कि बेल आइकन दबाने से होता क्या है, वो तो रट चुके होंगे। इसलिए बोलते हैं दोस्त, हमें ऐड करने आता नहीं, प्रचार करने आता नहीं है अपनी चैनल का कि कैसे प्रचार करें। तो इसलिए आप लोग के हिसाब से देखिए, आपको अगर ज़रूरी है, लगता है कि नहीं हमें अच्छी कंटेंट मिल रही है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए।
आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा, है कि नहीं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रपति जो है फरवरी 2018 से रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन का तो मतलब नहीं बनता था, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में पूछा है कि रामनाथ कोविंद किस राज्य के हैं, तो ये फिर करंट रहा नहीं गया अगर इसको हटा दे तो, है कि नहीं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, बनाइए इस प्रश्न को। दो पाइप किसी खाली टैंक को अकेले क्रमशः 25 घंटे 40 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है। जब पूरी टैंक पूरी तरह खाली हो तो तीनों पाइप एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। इसमें चलिए हम लोग एलसीएम मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वही हमें बेस्ट लगता है। जैसे एक पाइप ए मानते हैं और एक पाइप बी और तीसरा पाइप सी जो कि निकालने वाला है। ए लगा रहा है 25 घंटा, बी लगा रहा है 16 घंटा और सी बी 40 घंटा लगा रहा है, कितना 40, और सी लगा रहा है 16 घंटा, ठीक। हमने ए बी सी माना है, हालांकि यहाँ पर दिया नहीं। ए बी को हमने माना कि वह भरने वाला पाइप और सी को हमने माना कि वह खाली करने वाला। इन तीनों का एलसीएम जो निकालेंगे वह टोटल क्षमता होगा, या तो टोटल उस टैंकी की में जितना पानी हटेगा उसका इकाई निकलेगा। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा आप निकाल कर देखिए। हमने निकाला था 400। अब भाग दीजिए, 25 से इसको भाग दीजिएगा 400 को, तो कितना आएगा 16। 40 से 400 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 10। 16 से भाग दीजिएगा 400 को तो कितना आएगा 25। ये आपकी क्षमता निकला। ये आपका टाइम यहाँ दिया हुआ है कि नहीं। अब कराना कैसे, तीनों को एक साथ खोलना है, तीनों को एक साथ खोलना है तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर अभी क्या बताए थे हमने, कुल कार्य अपन दी गई क्षमता, या तो क्षमता डायरेक्ट आप क्षमता भी लिख सकते हैं, कुल कार्य अपन क्षमता अगर समय निकालना हो। तो यहाँ पर कुल कार्य कितना 400 है, क्षमता कितनी, कुल क्षमता कितनी, किससे करवाना है, तीनों से करवाना है। तो ए की क्षमता 16, बी की क्षमता 10 और सी की क्षमता माइनस में है क्योंकि ये निकालने वाला है, तो -25, है कि नहीं। तो यहाँ से ये देखिए 400 अपॉन ये दोनों को जोड़िएगा 26 में 25 जाएगा कितना 1। तो इतना घंटा निकल कर आया है, लेकिन इतना तो आंसर है नहीं। 400 घंटा ये निकल कर आया, है कि नहीं। 400 घंटा तो आंसर है नहीं, है क्या, कहीं नहीं है। तो 400 घंटा को दिन में बदल दीजिए। क्या मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करने का कोशिश करता हूँ या तो इसको छोटा करने का कोशिश करता हूँ। ओके, वाह, छोटा हो गया। कभी कभी दिमाग कम कर जाता है। तो यहाँ 400 घंटा को दिन में बदलना है। तो 400 को एक दिन कितने का आता है 24 घंटे का, है कि नहीं। 24 से भाग दीजिए, 24 का 24 बच गया कितना 6 1 16 इतना बच गया। फिर इस पे एक 0 160, 24 पंच 120, 24 छके 144, 24 छके 144 बचा कितना 6 1 इतना। तो 16 दिन 16 घंटा कितना हुआ, इधर जो निकला दिन निकला और इधर जो बच गया घंटा बच गया, है कि नहीं। तो 16 दिन 16 घंटा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट इसमें क्या किया है देखिए, 5 या 15 4 19, यानी इधर इधर गुना और इससे इसको जोड़ देना है। तो उसी तरह जैसे 6 चौक 24 और इसको जोड़ना है, इधर इधर गुना और इसको नीचे वाले को जोड़ना है। तो इधर इधर गुना कीजिए, 7 5 35, 6 41, कितना हो जाएगा यहाँ पर 41। तो 41 ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, जरूरी नहीं कि आपके कन्फ्यूजन में रह के बताइए कि फलना इसका क्या आंसर होगा, नहीं, जो बताने का होगा, जो इजी होगा तो उसको डायरेक्ट क्यों ना करेंगे, उसमें क्यों फंसाना रहेगा, टाइम बर्बाद करना। जो बनाने वाले होंगे वो रोक कर बनाएंगे, जो आगे देख कर ही समझेंगे तो वो वीडियो को जारी रख कर समझ सकते हैं कि नहीं। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो हाफ mv² होता है कि नहीं, हाफ mv²। तो यहाँ पर है, हालांकि ये तो बल का सूत्र है, किसका है? बल का। ये आपका हो जाएगा संवेग का, ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का। ओके, तो गतिज ऊर्जा का हाफ mv²। नेक्स्ट उपन्यास स्वायत्तदा ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसका तो लगता है हमें भी आंसर याद नहीं। हालांकि देखिए बोलवार मोहम्मद कुन्नी को मिला तो नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ इसी को, क्योंकि 2% लोग हमारे हैं तो मेरा क्या, हम कौन सा ये सब क्वेश्चन पढ़ने लगे। देखिए दोस्त, हम भी 100% नहीं कर सकते हैं, चाहे हम क्या, मेरे जगह पे कोई भी रहेगा, हम तो कहते हैं किसी भी टीचर को किसी भी एग्जाम में भेज दो, वो कितनों भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, 100% नहीं कर पाएगा। वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत कर ही देगा, या तो कुछ ना कुछ उसे कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो उससे नहीं से नहीं बनेगा। वो हमसे भी होता है कि नहीं। जिससे यहाँ पर कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरें, ठीक है। यदि एक पौधे जीनोटाइप स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो फिनोटाइप इसका क्या होगा? ये बौना और गोल होगा। जैसे यहाँ पर एक तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया, जीनोटाइप F1 पीढ़ी में इसका रेशियो क्या होता है? तो जीनोटाइप में याद रखिएगा 1:2:1 इतना। और फिनोटाइप अगर F1 पीढ़ी में पूछा जाए तो इसका हो जाता है 3:1। ये चीज़ याद रखिएगा। ये हमने क्या कहते हैं लुसेंट से निकाला हुआ था खोज के, क्योंकि मेरे एग्जाम में खुद पूछा था, हमने करके आया था। और हम हो सकता है जब आप एग्ज़ाम दे के आए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, आप उस चीज़ को खोजने का कोशिश करते हैं कि हमने ये गलत तो नहीं कर दिया है कि नहीं। तो इसलिए मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन खोजा, जो क्वेश्चन लग रहा था कि क्या ये हमने गलत तो नहीं किया, तो हमें सही ही किया था और पता भी चला कि हमने सही किया है। नेक्स्ट 0.09 का वर्गमूल किसके बराबर होगा? 0.09 का वर्गमूल किसके? कुछ लोग पटदुकुर देखेंगे और ये मार देंगे, या तो ये मार देंगे, है कि नहीं। लेकिन ये दोनों आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका देखिए बनाने का तरीका क्या है, 0.9 इसका वर्गमूल निकालने बोल रहा है कि नहीं। तो इसको ऐसे तो नहीं ना निकाल सकते, तो इसको 9/10 लिख सकते हैं क्या? 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल कितना होगा आपको निकालना पड़ेगा। 3.1417। तो 10 का मान हमारे उम्मीद से हमने इस जो 10 का मान को याद किया था। 1 मिनट में याद करने का कोशिश करता हूँ।
3.1622। हाँ, हालांकि निकालने का हमने तरीका भी पता है, लेकिन वो थोड़ा सा हो जाता है लेंदी। हालांकि यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट क्या आया 1622 3.1622 इसका आएगा। बस इसको भाग दीजिए, या तो हाँ इससे भाग दीजिए, आप कैलकुलेटर से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर ये आएगा। ओके, अब भाग दे के देख लीजिएगा जो भी होगा। चलिए मैं आंसर शो कर देता हूँ क्या है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी और डी तो नहीं है, राइट, ये वाला है 0.9487। 2 अंक तक हमें याद था कि इसमें ये होता है। नेक्स्ट, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है? तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कब अधिक होगा? जिसका गैप सबसे ज़्यादा होगा। इसका गैप कितना है? 10, इसका गैप 10, इसका गैप 10, इसका गैप भी 10 है और इसका गैप 20 है। तो यहीं पर जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है। कब? 1961 में। हालांकि आप निकाल के भी देख सकते हैं। कैसे निकालिएगा? चलिए एक बार मैं इसको फाइंड करवा के बताता हूँ कैसे निकालना। देखिए, पहले 10 था, अब 30 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ है? 20 का। कितना पर? 10 पर। कितना पर? 10 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये 2 बार में, तो यहाँ पर कितना? 200% की वृद्धि हुई। कितनी परसेंट की? यानी 1951 से 1961 में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई? 200% की वृद्धि हुई। ओके, अब यहाँ पर देखिए, पहले कितना था? 30, बाद में कितना हो गया? 40, तो कितना का वृद्धि हुआ? 10 का। कितना पर? 30 पर, गुने में 100, तो इसको कटाइएगा 3, तो यहाँ पर 33.33% की वृद्धि हुई है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर कम ही हुआ है। यहाँ पर देखिए 200% हुआ, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पर 33% का। फिर इधर भी उसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले 40 था, उसके बाद 50 हुआ, तो 10 की वृद्धि हुई। कितने पर? 40 पर, और उसको भागा इससे दीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ घटा, तो ये 25 चौका 125% की वृद्धि। तो इधर घटते जा रहा है कि नहीं? तो यहीं पर सबसे ज़्यादा 1961 में वृद्धि हुआ है। ओके, 1961 में। कुछ लोग कहीं 51 तो नहीं दिया ऑप्शन में, क्योंकि कुछ लोग 51 में मार सकते थे, और कुछ लोग ये समझकर कि सबसे बड़ा वाला जो खुट्टा है कितना बड़ा है, वही सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ होगा। नहीं दोस्त, वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो यहाँ से इसका नंबर देख के कैलकुलेट करना होगा। परसेंटेज निकालने बोल रहा है। यहाँ से यहाँ तक मैं डायरेक्ट थोड़ी ना वृद्धि पूछा कि कितना हुआ है 1951 से 2001 में कितना वृद्धि हुआ है। नहीं, किस वर्ष सबसे, यानी पिछले वर्ष के तुलना में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है, तो 1951 से 1961 में, यानी 1961 में सबसे अधिक है। नेक्स्ट, दोस्त देख लें, आप लोग के लिए हम 12-1 बजे तक जग जाते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्त, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। बुरा क्या मतलब, अपसेट हो जाते हैं। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो थोड़ा मन उत्साहित रहता है कि नहीं चलो हमारी मेहनत को कोई तो सपोर्ट कर रहे है कि नहीं। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसके विकर्ण के लंबाई का योग 14 है। ठीक है, ये विकर्ण है समचतुर्भुज। मान लीजिए ये समचतुर्भुज है जिसके क्षेत्रफल है 24 और विकर्ण के लंबाई का योग कितना है? 14 है। यानी ये D1 ये D2, कहने का मतलब D1 प्लस D2 का मान जो हमारे पास दिया है वह 24 ने 14 कितना दिया है? 14। और क्षेत्रफल
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, या हाफ d1 इंटू d2, जिसका मान कितना दिया है 24। यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, d1 इंटू d2 बराबर 24 दूनी 48, है कि नहीं। तो d1 इंटू d2 कितना 48 और d1 प्लस d2 कितना है 14। यहाँ से देखिए दोस्त, अगर आप लॉन्ग मेथड में नहीं जाना चाहते हैं तो मान को एज्यूम कर लीजिए, जैसे हम कहते हैं d1 या d2 का मान क्या होगा, है कि नहीं। हालांकि अगर इसको आप तरीके से निकालना चाहें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर मान को निकालने का तरीका बताते हैं। 48 को आप तोड़ दीजिए, कितने टाइम 24, ये कितने टाइम 12, ये कितने टाइम 6, इतना भी तोड़िएगा तो कम हो जाएगा। देखिए ये 6 अलग ले लीजिए और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये अलग ले लीजिए। मान लीजिए d1 6 है और d2 8 है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 14 पूर जाएगा और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा 48 हो जाएगा। इसका मतलब हमने जो मान को एज्यूम किया है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो यानी d1 6 है, d2 8 है, तो थोड़ा सा मेरी बात को यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। मैं एक अलग से एक फिगर बनाता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का मतलब, अगर ये वाला d1 है तो इसका मतलब यहाँ पे जो बांटता है वो आधा आधा बांटता है। d1 अगर 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 3, क्योंकि पूरा 6 है। तो अगर पूरा 8 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 4, कितनी होगी 4, क्योंकि अगर पूरा 8 है तो बस। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये वाला भुजा क्या है कर्ण है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट लगा सकते हैं, 3 4 5 का ट्रिपलेट लगेगा, है कि नहीं। तो इसका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हालांकि आप इसको लंब मानिए, इसको आधार मानिए और इसको कर्ण फाइंड कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो देखिए ये दोनों भुजा के योग के बराबर जो होगा ये वाला होगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यानी 4 को समकोण त्रिभुज बन रहा है। और ये समचतुर्भुज है, जितना ये भुजा निकलेगा इतना ये भी, उतना ये भी, उतना ये भी। तो ये आपका 5 राइट आंसर होगा। हो सकता है कुछ को नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा समझने का डीप से कोशिश कीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्योंकि देखिए दोस्त, यही सब क्वेश्चन है आपको रिजल्ट बना कर देगा, है कि नहीं। देखिए 29% लोग सही किए हैं, इसका मतलब ये सब प्रश्न क्वालिटी को वाइज क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन तेज आदमी तो सीधे सीधे खड़े खड़े नंबर ले लेगा अगर जिसको सूत्र याद होगा, है कि नहीं। क्योंकि देखिए 42% लोग सही किए हैं, इसका मतलब ये सिर्फ सूत्र पर है। इसका सूत्र जो होता है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए n इंटू n माइनस 3/2 विकर्ण की संख्या निकालने के लिए, किसकी संख्या निकालने के लिए, विकर्ण की संख्या बराबर ये फार्मूला होता है। n मतलब कि भुजा, n मतलब क्या भुजा, ये बात समझिएगा। तो यहाँ पर कितना भुजा बोल रहा है 15, तो 15 माइनस 3/2, है कि नहीं। तो 15 में 3 गया 12/2, तो 2 से कटा कितना 6 टाइम, तो 15 गुना 6 कीजिएगा कितना होगा आपका 90। ये विकर्ण निकल कर कितना आया 90। ओके, नेक्स्ट, दिए गए समांतर चतुर्भुज की संख्या दर्शाने वाला विकल्प चुनिए कि इसमें कितना समांतर चतुर्भुज है। चलिए ढूंढिए चतुर्भुज। देखिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। एक देखिए यह वाला चतुर्भुज बना है कि नहीं,
समांतर चतुर्भुज, ना कि कोई और। चतुर्भुज बहुत सारे हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज, एक ये चतुर्भुज, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पूरा एक चतुर्भुज। ये कितने, 2 चतुर्भुज हो गए, ठीक। एक चतुर्भुज देखिए यहाँ से ये समांतर चतुर्भुज, ये वाला और ये पूरा एक बड़ा वाला है कि नहीं, ऐसे वाला देखिएगा, ऐसे वाला बना। तो 1 2 और ये एक पूरा 3, एक पूरा 3। एक यहाँ से देखिए ये वाला ऐसे ऐसे, ये भी समांतर चतुर्भुज में काउंट होगा, ये वाला है कि नहीं, ये वाला भी समांतर चतुर्भुज में काउंट होगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 और ये वाला 3 और एक ये वाला 4। टोटल कितने हैं, 4 समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज करने का मतलब कि जिसकी बीच की दूरी समान हो, चाहे यहाँ पर नापिए चाहे यहाँ पर नापिए, उसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट, 56 84 112 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। बिना निकाले हुए अगर इसको आप बनाना चाहते तो एक बात ध्यान में थोड़ा सा डालिएगा कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे वो आंसर जरूर कटेगा। क्या 112 से ये 210 कटेंगे, नहीं कटेंगे। ये कटेंगे, हाँ कटेंगे। ये कटेंगे, नहीं कटेगा। ये कटेगा, नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन कट रहा है, आराम से निकल जाएगा। हालांकि आप तो इसमें मल्टीपल भी देख सकते थे, जैसे कि 7 गुना 8 56 होता है, यहाँ 7 गुना 12 होता है। तो इसका मतलब 7 से वो ऑप्शन कटनी चाहिए। यहाँ पर ये कट रहा था 7 से, ये कट रहा था ये, तो 7 से यहाँ पर अभाज्य संख्या वाला रूल काम नहीं करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो आंसर तो जरूर डिवाइड होगा, उससे आंसर जरूर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर एक ही आंसर डिवाइड हो रहा था, तो ये रूल मेरा यहाँ पर काम कर गया। हालांकि आप निकाल के देखिएगा। एलसीएम है, आप तो को तो आता ही होगा। नेक्स्ट, तर्क कराए एक शीर्ष विश्वविद्यालय में 12 के गणित पाठ्यक्रम में कमी की गई है। यानी 12 क्लास में जो जितने भी क्या कहते हैं अध्याय था उसमें कमी कर दिया है। छात्र पहले के तुलना में गणित में अधिक अंक ला सकते हैं क्या? नहीं। मान लीजिए क्यों, भले ही चैप्टर कम कर दिया हो, अभी भी क्वेश्चन 100 नंबर का पूछ रहा हूँ, लेकिन जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उसके लिए चाहे वह कम चैप्टर रहे या ज़्यादा चैप्टर रहे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट मेरे मुझसे गलत है। दूसरा कहता है यह छात्रों में गणित के तनाव और बोझ को कम करने के लिए किया गया। हाँ देखिए, ये बात हम इस बात से सहमत है। कैसे? मान लीजिए कम अगर चैप्टर रहे तो पढ़ने, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए कम भी रहेगा तो वो कोई फायदेमंद नहीं होएगा। लेकिन जो पढ़ने वाला रहेगा वो कम पढ़कर ही आसानी से एग्जाम पास कर देगा। उसे लगेगा कि बोझ कम है, उसका गणित में तनाव कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा, है कि नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमें अनुमान जो है 2 सही लगा। राइट, देखिए 2 इसमें सही था अनुमान। इसको मिटा दो। देखिए दोस्त, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक बार जरा आप सोचिए कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट कीजिए दोस्त, थोड़ा दिल से खुशी मिलता है। ये नहीं कि मैं एक टीचर, हाँ ढांसू सर का कभी रील्स मेरे सामने आया हुआ था, जब तक आप लोग 1000 सब्सक्राइबर नहीं पुराइएगा तो मैं जल नहीं पीऊँगा, अन्न नहीं खाऊंगा। देखिए दोस्त, अगर मेरा 1000 नहीं भी पूरेगा तो हम खाएंगे भी और जल भी पिएंगे। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जल नहीं पिएंगे। ये आप पर डिपेंड करता है, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं वाकई में ही हमें सपोर्ट करनी चाहिए तो दोस्त ज़रूर कीजिए, इससे आपका कुछ घटेगा नहीं। तो इसका तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है?
9 से विभाज्य का रूल जो है, ठीक है, जितने भी संख्या सभी को जोड़ दीजिए और 9 से भाग दे दीजिए, जिसमें भाग लग जाएगा वो आपका 9 से विभाज्य होगा। बात समझ रहे हैं? वो 9 से आपका विभाज्य होगा। जैसे देखिए, या तो आप 9 बनाकर काटते जाइए, जैसे 2 1 3 3 3 6 और 2 8 1 9, ये 9 से विभाज्य है। तो दूसरा ऑप्शन हमें चेक करने का ज़रूरत ही नहीं। इन सबको जोड़ें, इनमें जितनी भी संख्या दिया हुआ है वो सबको जोड़ें तो 9 आया। क्या 9 से विभाज्य नहीं होगा? होगा। तो ये आंसर सही है, क्योंकि इसमें विभाज्य कोई एक ही संख्या होगा, एक ही ना होगा, तीनों थोड़ी ना होगा, तो एक ही होगा। तो ये फर्स्ट ही हमें पता चल गया कि इसका सम जो है वह 9 है, तो ये विभाजित, इसका आंसर ये राइट है। हालांकि आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं, इन सबका सम अलग होगा जो कि 9 से नहीं कटेगा। 5 4 9, 6 15, 6 21 4 25। क्या 25 दोस्त 9 से कटेंगे? नहीं कटेंगे, तो ये नहीं होगा। तो उसी तरह सबको जोड़कर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमें दिख गया, तो अदर ऑप्शन चेक करने का तो बनता ही नहीं है। नेक्स्ट, सभी लाल बाल है, सभी लाल, अच्छा क्या क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, सभी सेब लाल है, ठीक है। जितने भी सेब है, सेब को ऐसे लिख रहे हैं, वह क्या है? लाल के अंदर है, लाल के अंदर है। और कोई भी लाल फल सस्ता नहीं है, कोई भी लाल फल सस्ता नहीं, यानी सस्ता से कोई वास्ता नहीं है, यानी सस्ता फल से कोई वास्ता नहीं है लाल फल का। बात समझ रहे हैं? तो सभी सेब सस्ते हैं, कैसे कह सकते? जब सस्ते लाल फल ही नहीं है तो ये 20 के अंदर में आने वाला व्यक्ति को कैसे, जब मेरा कहने का मतलब, जब मान लीजिए एल को ही नहीं टच कर सकते हैं तो क्या एस को ये खाक टच करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो 1 नंबर तो गलत है, ये सभी की बात कर रहा है, सभी सेब सस्ते हैं, तो कैसे होगा? लाल सेब सस्ते नहीं है, लाल सेब सस्ते नहीं, लाल सेब है और सस्ता फल, इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। इसका मतलब ये बात इसने सही कहा। तो इसमें जो कंक्लूजन है सिर्फ 2 अनुसरण करता है, 2 फॉलो करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम दिया से जाना जाता है? तो ये आपका अरावली पर्वत का है, जो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, अरावली पर्वत शिखर से। तो नेक्स्ट, सॉरी दोस्त, ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप लोग बताइएगा ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, हमारे सॉल्यूशन कराने का तरीका आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। और अगर चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाइएगा। बाद में अगर आप सर्च भी हमें करना चाहिएगा तो हमारी उतनी बड़ी कोई चैनल है नहीं जो कि आप सर्च कीजिएगा आ जाएगा। हालांकि अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो कीजिएगा स्टडी ONSY मंडल जी, ये लिखिएगा आ जाएगा इतना बड़ा। ये मेरी चैनल की कुछ लंबी नाम है, इतना सर्च करने पर आता है, पता नहीं क्यों आता है, लेकिन इतना सर्च कीजिएगा तभी आएगा, है कि नहीं? तो कर लीजिएगा, या तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक भी कीजिएगा दोबारा कभी ना कभी ज़रूर आएगा। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव यू गुड डे।